2018-19 से वर्ष 2022-23 के 5 वर्षों के कार्यकाल के द्वारा केंद्र से आरडीजी की एक अच्छी खासी राशि के अलावा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में मिले लगभग 13,100 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग की इंटरिम रिपोर्ट में मिले 11,431 करोड़ रुपए का सदुपयोग करके पिछली सरकार ऋण में कटौती कर सकती थी, परंतु उसके बावजूद भी पिछली सरकार द्वारा 2018 से वर्ष 2022 के दौरान सभी स्रोतों से 40,722 करोड़ रुपए के कुल ऋण उठाए। इस ऋण का ब्याज भुगतान और मूल वापसी हमारी सरकार को करनी पड़ रही है। मैं बजट अभिभाषण में यह भी जिक्र कर चुका हूं कि हमारी सरकार द्वारा लिए गए 29,046 करोड़ रुपए में से 12,266 करोड़ रुपए का ब्याज और 8,087 करोड़ रुपए का मूल वापस लिया और हमारे पास केवल 8,693 करोड़ रुपए की विकास कार्यों के लिए शेष बचे हैं। इस पर अभी तक हम 2 वर्षों में जो हमने लोन लिया, जिस लोन की ये बात इनके नेता कहते हैं कि 1 लाख करोड़ हो गया, हमने सिर्फ 29,000 करोड़ रुपए का लोन लेके 20,353 करोड़ रुपया जो ब्याज और मूलधन पर खर्च किए हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार डेट ट्रैप में फंसाकर चली गई। आप देखिए, ब्याज पर 12,000 देने पड़ रहे हैं और मूलधन पर कितना देना पड़ रहा है? 8,087 करोड़ रुपया। यह रिकॉर्ड की बात है। माननीय सदन में प्रस्तुत बजट के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। मैं माननीय सदन का ध्यान फिर से इस ओर दिलाना चाहूंगा कि रिसोर्स उपलब्ध होने पर भी अगले साल किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2021-22 में जब प्रदेश को 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी मिली, तो इस वर्ष में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकी सरकार के समय का था वो तकरीबन आधा रह गया। 10,200 जो जब इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर 10,249 करोड़ रुपए मिला, आरडीजी 10,249 करोड़ रुपए मिली, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए, आधा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाए। हिस्टोरिकल अगर पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त आरडीजी और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन किया जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राप्त आरडीजी से लगभग आधा रहा है। इस लॉजिक से 2025-26 में प्राप्त होने वाली जो हमको आरडीजी है, जो इनका लॉजिक है, 3,257 करोड़ रुपए की आरडीजी की तुलना में हमने 1,630 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए, किंतु प्रदेश के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने यह कैपिटल एक्सपेंडिचर 3,976 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया है। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट इसलिए लाया है कि वो प्री नर्सरी से लेकर 750 से 1,000 बच्चों का स्कूल होगा और हमने कहा है कि 50 बीघे की शर्त जरूरी नहीं है। उसमें कोई ऐसा स्कूल है जिसमें सारे बच्चों को इकट्ठा करके 4-5 बच्चों को स्कूल डेवलप किया जाए, वहां खेल की सुविधा भी हो और जो पौष्टिक आहार हमने देना है, बच्चे स्टंटेड पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं, वो पौष्टिक आहार उस स्कूल में हम दे ताकि बच्चों को खाने की सुविधा भी मिले, शाम को अपने माता पिता के पास भी जाए। और ये आने वाले समय में 10 स्कूल बनकर तैयार होंगे। इन स्कूलों के खर्चे के लिए कोई भी पैसा हमें कितना भी करना पड़े, हमारी सरकार इस वर्ष उन स्कूलों को पूरा करेगी। 10 की जगह 20 भी होंगे, 10 की जगह 20 भी होंगे, हम सब पैसा देंगे और विपक्ष के नेता के भी उसमें भी देंगे। यही नहीं, कॉलेज एजुकेशन को भी हमको दुरुस्त करना पड़ेगा। हम कॉलेज एजुकेशन में भी दुरुस्ती लाना चाहते हैं। हम कंपोजिट कॉलेज बनाना चाहते हैं, कॉलेजों को इकट्ठा करके एक अच्छा कॉलेज बनाना चाहते हैं और वहां जो भी स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहेंगे हम उस स्ट्रीम को भी स्टार्ट करेंगे। नए कॉलेज, स्वाभाविक है कि यदि रिसोर्सेज कम होंगे तो बजट साइज भी कम ही होगा। 3,000 करोड़ रुपए के संसाधन तो सीधे तौर पर आरडीजी के ही कम होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा 2020-21, 21-22 और 23-24 के मुकाबले 2024-25 में बहुत कम होगी और ऊपर से हमारी सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के कारण 1700 करोड़ रुपए की ऋण सीमा में
और कटौती कर दी गई। ओपीएस देने के बाद हमारी ऋण की सीमा की में कटौती की गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने हिमाचल में प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है और किसी ना किसी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने हमारे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि भी लाई है, उन सरकारी कर्मचारियों को प्रति हम उत्तरदायी भी है, जवाबदेही भी है और उनको योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने का हमारी सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। मैं सभी चीजें जनता की अदालत में रखना चाहता हूं। हमें घबराना नहीं चाहिए जनता की अदालत में। जिस जनता ने हमको चुनकर भेजा है उसके प्रति हमारी जवाबदेही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, 2 साल 4 महीने हमारी सरकार को हो गए, एक भी विधायक, एक भी मंत्रिमंडल पर पूरी पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी से और नैतिकता से हमने काम किया है। एक भी आदमी उंगली उठाकर बोल दे कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, यह सरकार होती है। और मैं आपको यह भी कह देना चाहता हूं कि कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, आप देख रहे होंगे कि आजकल जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारी सरकार विजिलेंस के द्वारा कड़ी कार्रवाई कर रही है, किसी भी प्रकार के, हमारी सरकार उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आश्वासन इस सदन के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारे लिए प्रदेश में सभी वर्ग एक समान है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने जो बचा है वो हमने गांव के किसानों को दिया है। किसान की संपदा और बागवान की संपदा कैसे मजबूत होगी, ये एक नई सोच है। 80% हम लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरफ किसी ने नहीं सोचा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई गाय का दूध बेचने बाजार में जाता है, 2 साल में हमारी सरकार उन्हें 21 रुपए गाय के दूध में बढ़ोतरी करेगी। भैंस के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 1 मई को इनका 2022 को पे रिवीजन किया गया। पे रिवीजन के माध्यम से क्या किया गया, मैं ये तथ्य इसलिए रखना चाहता हूं कि पे रिवीजन के माध्यम से इन्हें एरियर दिया जाना चाहिए था। पैसा भी बहुत था, खूब पैसा था। अगर इन्होंने उस पैसे का सही सदुपयोग किया होता तो सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपया जो एरियर हमें दहेज के रूप में छोड़कर गई है, जिसका भुगतान हम उन सरकारी कर्मचारियों के पे और पेंशन का भुगतान एरियर के रूप में हम कर रहे हैं, हम अपनी योजनाओं से कर रहे हैं, अपने अच्छे वित्तीय प्रबंधन से कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, बोला कि एमएलओ को भी फ्री पावर दे देंगे, अधिकारियों को भी फ्री 125 यूनिट, होटलों को भी फ्री 125 यूनिट और सारे प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी 125 यूनिट फ्री दे देगी। चुनाव जीतने में इतनी बड़ी लालसा और प्रदेश की संपदा को लुटाना अपने आप में एक बड़ा अपराध है। वो ठीक है कि वो किसी कानून में नहीं आता, लेकिन जनता की नजर में सबसे बड़ा अपराध जनता की संपदा को लुटाने का है।